नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा केटीसी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक ऑफ ऑर्डर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारे पास। सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स के बाद क्यूबिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट नंबर। ये 3 टॉपिक अपने पास बेसिक्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके थ्योरी के, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बनते, आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे, आपके थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे। जो अपना स्टार्ट होगा ये चैप्टर, वो यहाँ से स्टार्ट होगा सेमीकंडक्टर से। पूरा फोकस किसके ऊपर होगा, अपना सेमीकंडक्टर के ऊपर होगा। सेमीकंडक्टर के द्वारा बनने वाले डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं हम लोग, और सेमीकंडक्टर की कंडक्टर की और अपने पास जो अलग इंसुलेटर्स होते हैं इनकी कंडीशंस क्या होती हैं, पहचान क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हीट के रिगार्डिंग इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली फोकस अपना इसके ऊपर रहेगा। लेकिन मैं ये 4 टॉपिक डिस्कस करूँगा क्योंकि यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। और मोस्टली टीचर्स क्या होते हैं और आप भी स्टूडेंट्स लोग जब पढ़ते हैं वो इन टॉपिक को छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सीधा सेमीकंडक्टर से स्टार्ट कराते हैं। और मैं 2-3 बार से आपके एग्जाम में देख रहा हूँ, नेवी के अंदर भी और डिफेंस में, एयरफोर्स के अंदर ही बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको पूछ लेता है सिंपल क्यूबिक सेल की रेडियस क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की रेडियस क्या होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की रेडियस क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस बने। कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे अभी। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा स्पेशल पर्पस डायोड कौन कौन से होते हैं। हम डायोड का यूज़ करते हैं, जीनर डायोड का नाम सुना होगा, सोलर सेल का नाम सुना होगा। सोलर सेल इज नथिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ डायोड। क्या है, डायोड है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और इनको हम किस बायसिंग में कनेक्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। डायोड एज अ रेक्टिफायर पढ़ेंगे। मैंने आपको एक पिछले चैप्टर में बताया था, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो रेक्टिफायर होता है, वो ही रेक्टिफायर है ये, ठीक है। रेक्टिफायर में भी डायोड का यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, ट्रायोड के बारे में। और क्या पढ़ेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे जिसको बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं, और इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, मतलब लॉजिक गेट के बारे में स्टडी करेंगे। और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, ये सारे गेट की स्टडी हम किस में करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग आज के टाइम में यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सिग्नल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक्स से। ये थ्योरी के 2-3 क्वेश्चंस में बताऊंगा। जो सॉलिड है अपने पास, केमिस्ट्री में इसका ब्रॉड दिया हुआ है। आप लोगों ने +1 में +2 में केमिस्ट्री पढ़ोगी, उसमें इसको ब्रॉड इसका दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग पढ़ लोगे। आपको सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और क्वेश्चन कहाँ से बनूंगा ये दूंगा। तो सॉलिड को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे कौन से होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। पहले कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा हुआ है रेगुलर इन ऑल डायरेक्शंस। ऐसे सॉलिड जिनका कॉन्फ़िगरेशन ऑल डायरेक्शंस में रेगुलर होता है। ऑल डायरेक्शंस में रेगुलर मतलब मैंने कहा था हर मटेरियल, एटम एंड न्यूक्लियस बताया था, हर एक बॉडी या फिर हर एक मटेरियल किससे मिलकर बना होता है, एक यूनिट सेल से मिलकर बना होता है, छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। और एटम क्या बनाता है, यूनिट सेल बनाता है। जैसे मैंने आपको नमक की बात की, किसकी बात की, नमक की बात करूंगा तो नमक होता है अपने पास NaCl। तो अपने पास नमक का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो NaCl लेफ्ट में मिलेगा, NaCl राइट में मिलेगा, NaCl ऊपर मिलेगा और नीचे मिलेगा। स्ट्रक्चर NaCl का सेम मिलेगा थ्रू आउट द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया। ऐसे हर एक बॉडी के पास एक यूनिट सेल होती है। चाहे मैं किसी बॉडी की बात करूं, यूनिट सेल अगर ऑल डायरेक्शंस में सेम है, जैसे मैं अगर किसी भी बॉडी की बात करूंगा तो सेंटर से कोई पॉइंट उठा लेता हूं यहाँ से, तो इधर कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, इधर देखूंगा सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, इधर देखूंगा सेम स्ट्रक्चर, इधर देखूंगा, मतलब पूरे स्पेस में ऑल डायरेक्शंस में अगर सेम स्ट्रक्चर है तो अपने पास कौन सा सॉलिड रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा। कौन सा रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास सेम शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है, क्या है, इरेगुलर इन ऑल डायरेक्शन से लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ से बात करता हूँ तो फॉर्मूला तो सेम है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन इधर ज़्यादा मिल गया है, इधर कॉन्फ़िगरेशन कम मिल गया, मतलब डेंसिटी इधर ज़्यादा मिल गई, डेंसिटी इधर कम मिल गई, इधर मेरे को अलग फॉर्मूला मिल गया, अलग फॉर्मूला मिल गया। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑल डायरेक्शंस में सेम नहीं होते हैं, इरेगुलर होते हैं, रेगुलरिटी होल्ड नहीं करते, उनको बोलते हैं हम लोग एमॉर्फस सॉलिड। क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। तो आपको एक ही लाइन याद रखनी है,
क्रिस्टलाइन सॉलिड का ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, रेगुलर शेप होता है, और एमोर्फस सॉलिड का क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है। अब हर बॉडी की बात करते हैं, सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड में हर टाइप का क्रिस्टल होगा या फिर एमोर्फस होगा, वो एक यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। यूनिट सेल क्या होगा अपने पास, स्मॉलेस्ट एक क्या होगा, यूनिट सेल होता है अपने पास स्मॉलेस्ट शेप, जो बार बार रिपीट होता है किसी भी सेल के अंदर, उसके रिपीटेशन से बनती है। जैसे मैंने अभी बात की NaCl नमक की, तो नमक कैसे बना होगा, नमक बना होगा NaCl के रिपीटेशन से। किससे बना होगा, NaCl, ऑल डायरेक्शन में बहुत सारे NaCl। हम वाटर की बात करता हूँ, तो पानी किससे बना होता है, H2O, तो बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो H2O क्या होगी, इसकी यूनिट सेल होगी, क्या हो गई, यूनिट, बेसिक यूनिट होती है, क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसी से मिलके पानी बना होता है। मैं पॉलीथीन की बात करता हूँ, किसकी, पॉलीथीन। देखिए पॉलीथीन की बात करूंगा तो ये बहुत सारे ईथीन को मिलके बना होगा, किससे, ईथीन से मिला के बना होगा, CH2, ये क्या होता है मेरे पास, ईथीन होता है, ठीक है। तो इससे मिलके बना होगा CH3, और ये डबल बॉन्ड होगा तो 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, CH2 क्या हो गया, ईथीन हो गया। तो बहुत सारे ईथीन को मिला के क्या बनी होगी, पॉलीथीन बनी होगी। तो ईथीन क्या हो गया, इसका बेसिक यूनिट हो गया। ऐसी जो यूनिट होती है, मैं सॉलिड बात करूंगा तो सॉलिड में यूनिट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली होती है सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में जो होगा मेरे पास, ये स्ट्रक्चर है, ये स्प्लिट दिया हुआ है, मतलब अगर मैं यूनिट सेल लूँगा तो उसमें ये पार्ट दिख रहा होगा, एक तो यूनिट ये रही होगी मेरे पास, एक यूनिट रही होगी, और एक ये रहा होगा, और एक ये होल सेल हो गई। लेकिन अगर यूनिट की बात करूँगा तो इस टाइप की यूनिट बार बार रिपीट हो रही होगी। एक होता है मेरे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, SC का मतलब क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सेल, BCC का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जहाँ पर बॉडी में एक कंप्लीट सेल सेंटर में होती है। सेंटर में क्या होती है, बॉडी, ये बॉडी है सेल की, इस बॉडी में कंप्लीट सेल मेरे को मिलेगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस की बात करूँगा, जो आप क्यूब बात करते हो, किसकी बात करते हो, क्यूब की बात करते हो, तो क्यूब का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लगभग ऐसे होता है। तो क्यूब के एक साइड के सरफेस को ले लूँ, जैसे ये सरफेस है, तो इस सरफेस को बात कर लूँ तो एक सेल यहाँ पर कंप्लीट मेरे को मिलेगी, तो इसको बोलूँगा फेस सेंटर। ये क्यूब है, पूरा क्यूब की बॉडी में मेरे को एक सेल मिल गई, तो इस टाइप की सेल के रिपीटेशन से कोई सॉलिड बन रहा है तो उसकी यूनिट सेल हो गई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और इस टाइप के रिपीटेशन से बन रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, उसको सिंपल क्यूबिक सेल बोलूँगा। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बताना चाहता हूँ जो बार बार एग्जाम में आते हैं। अगर आपको सिंपल क्यूबिक सेल की रेडियस की बात करता है तो ये ए क्या हो गई, क्यूब की साइड हो गई, इस ए का हाफ होता है। अगर मैं सेल की रेडियस की बात करूंगा, जो यूनिट सेल है या फिर जो एटम है मेरे पास, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी क्यूब की, क्या हो जाएगी, क्यूब की जो साइड है उसकी रेडियस का हाफ हो जाएगी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की रेडियस की बात करूंगा, √3/4 ए क्या है, साइड ऑफ द क्यूब। अगर मैं रेडियस की बात करूंगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की रेडियस क्या हो जाएगी मेरे पास, a/2√2, क्या हो जाएगी, a/2√2। इसको ऐसे करके लिख लेंगे, a/2√2। ए क्या हो गई, इसकी साइड हो गई, तो इसको 2√2 से डिवाइड कर दो, इट इज़ द रेडियस फॉर द यूनिट सेल फॉर द फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तीनों क्लियर है आपको, कोई डाउट नहीं। चलिए पैकिंग फ्रैक्शन की बात करता हूँ। ये मेरे पास कंप्लीट सेल थी, तो जो सेल ने इसका एरिया कवर करके रखा होगा वो 52% एरिया कवर करके रखा होगा, बाकी स्पेस पड़ा होगा, खाली स्थान पड़ा होगा, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया, 52%। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है, यूनिट सेल ने क्यूब में कितना एरिया कवर किया हुआ है, कितना एरिया कवर किया हुआ वो उसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर दो, बाकी का क्या बच जाएगा, खाली स्थान, खाली स्पेस रहा होगा। जैसे एरिया कौन सा कवर है, अगर यहाँ की बात करूँगा तो यहाँ पर इस सेल के पार्ट के द्वारा ये एरिया कवर हो गया, ये एरिया कवर हो गया, और इसके द्वारा ये एक एरिया कवर हो गया, और ये एरिया तो एम्प्टी रह गया मेरे पास। तो ये एरिया जो कवर है ये 52% एरिया है, कितना है, 52%। तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा सिंपल क्यूबिक सेल में 52% का। मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूंगा, 68% होता है लगभग। ये सेल टोटल एरिया जो क्यूब का कवर करके रखती है, वो टोटल एरिया इतना कितना होता है लगभग, सेल का टोटल क्यूब का 68% एरिया कवर के रखती है। फेस सेंटर्ड की बात करूंगा 74%।
अगर इन सेल की बात करूँगा तो टोटल सेल का लगभग कितना रखती है, 74%। अब आपको लग रहा होगा स्पेस यहाँ ज़्यादा यहाँ ज़्यादा है, ये 2D में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर मैं 3D में स्ट्रक्चर बना के देखूंगा, एनालाइज करूँगा, तो ये कैलकुलेशन आती है। तो सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन किसका हो गया मेरे पास, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का 74%, फिर 68% बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का, फिर 52% किसका हो गया, एससी का। तो इसको अगर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकता हूँ तो लिख लेंगे यहीं से, इससे ज़्यादा इसका होता है और इससे ज़्यादा किसका होता है, इसका होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड मेरे को मिलेगा ये, उससे कम ये, उससे कम ये। अगर डेंसिटी की बात करता हूँ तो हाईएस्ट डेंसिटी किसकी मिलेगी, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इसका ज़्यादा, हाई डेंसिटी, फिर इससे कम डेंसिटी इसकी, सबसे कम डेंसिटी किसकी मिलेगी, इसकी मिलेगी। अब देखिए, मैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जानना चाहता हूँ किसी भी सेल के अंदर, यूनिट सेल के अंदर। यूनिट सेल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, जैसे इस यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल हैं, इस यूनिट सेल में कितने। तो टोटल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, NB। बॉडी सेंटर्ड में जितने होते हैं यहाँ पर लिखो, फेस सेंटर में जितने होते हैं उसका हाफ लिखो, कॉर्नर्स पे जितने होते हैं उसका क्या करो, 1/8। क्योंकि क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब पर यहाँ सारे कॉर्नर्स पर क्या होता है, तो कॉर्नर्स पर 1/8 पार्ट होता है। तो टोटल मिला के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। फेस सेंटर तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, ऊपर तो आधा होता है, फेस पर क्या होता है, आधा होता है, तो 2 से क्या कर दिया हमने यहाँ पर। बॉडी सेंटर्ड में कंप्लीट सेल आ जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। न्यूमेरिकल आपको इसके ऊपर नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो सिंपली ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछेगा व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, या फिर टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एनी यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर देखने तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ठीक है, यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। अब आता है कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है, देखिए आप इमेजिन करिए एक क्यूब है, क्यूब में कोई भी यूनिट सेल है मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये है। अब ये आसपास के कितने मॉलिक्यूल्स के साथ में टच हो रहा होगा, कितने एटम के साथ में टच हो रहा होगा। तो ये टच हो रहा है, देखिए इसके साथ में, इसके साथ में, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। तो अपने आसपास के सराउंडिंग में कितने एटम के साथ में ये टच होता है, दैट इज द कोऑर्डिनेट नंबर। तो कोऑर्डिनेट नंबर इज क्या है, कोऑर्डिनेट नंबर इज नथिंग, इट इज जस्ट द नंबर टू हाउ मच, या फिर हाउ मेनी यूनिट सेल्स, या फिर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कैन टच। ये जितने मॉलिक्यूल्स को टच करेगा, जितने मॉलिक्यूल्स को टच करेगा, उतना क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट नंबर का अगर क्वेश्चन पूछता है तो कोऑर्डिनेट नंबर का क्वेश्चन बता देंगे, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग दैट एन एटम हैव इन यूनिट सेल। नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम मतलब पास के, किसी भी एटम के पास के कितने मॉलिक्यूल्स किसी यूनिट सेल में हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ द एनी यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल में थ्योरी के क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, आपको समझ में आ गया। तो देखिए 2 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए, 6 क्वेश्चन तो सीधे ही बन गए, 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 8 क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन ये हो गया, 10वां कोऑर्डिनेट नंबर का। तो 10 क्वेश्चन बेसिक यहाँ से बनते हैं। क्या बनते हैं, 10 क्वेश्चन। और हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ने से पहले इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करना है। अगर थ्योरी के क्वेश्चन में आपको फंसाना चाहेगा एग्जामिनर, तो इन 10 क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन डाल सकता है। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। 2 क्वेश्चन ये, तो 6 क्वेश्चन ये हो गए, और 2 क्वेश्चन ये रेगुलर इरेगुलर वाला, 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन ये ABCD में दे सकता है। 10वां कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है, तो किसी मॉलिक्यूल के नियरेस्ट नेबरिंग एटम जो होते हैं, नियरेस्ट नेबरिंग एटम इन एनी सेल। आप लिख लो, मैं लिख दूंगा यहाँ पर, क्या होता है नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबरिंग एटम इन एनी यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल के अंदर नियरेस्ट नेबर एटम कितने हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेट नंबर। तो आपको पूछ लेगा इन एनी यूनिट नियरेस्ट नेबरिंग एटम को क्या बोलते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कोऑर्डिनेट नंबर बोलते हैं, SCC बोलते हैं, BCC बोलते हैं, FCC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे करके आपको आंसर टिक करना होगा। क्या, कोऑर्डिनेट नंबर। क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट नंबर। चलिए अब मैं बात करूंगा एनर्जी बैंड की। किसकी बात करूंगा, सॉलिड। सॉलिड के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली अब क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे।
देखिए 3 क्रिस्टल अपने पास, बेसिकली हम मेटल्स की बात करेंगे यहाँ पर, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं, तो 3 की बात करेंगे। और 3 की क्या पूछेगा अपने को, एनर्जी लेवल पूछेगा। एनर्जी लेवल क्या है, ठीक है। तो देखिए एनर्जी बॉन्ड, क्या एनर्जी बॉन्ड, अगला टॉपिक डाल लीजिए, एनर्जी बॉन्ड। तो देखिए एनर्जी बॉन्ड की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 3 टाइप के सॉलिड की बात करूंगा। और 3 टाइप के सॉलिड की बात क्या करूंगा, सबसे पहले होते हैं मेरे पास कंडक्टर। क्या होते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर के बाद होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बाद होते हैं इंसुलेटर। क्या, इंसुलेटर। कंडक्टर आपको पता है, कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को अपने अंदर से कंडक्ट कर सकते हैं, ऑल आर द कंडक्टर। जो अपने अंदर से हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जब मैं कंडक्टर की बात कर दी तो अब कंडक्टिविटी पूछेंगे, इन सब की कंडक्टिविटी क्या होती है। तो पहला टॉपिक लिख लो जी, मेरे को कंडक्टिविटी ही निकालनी है। क्या निकालनी है मेरे को, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट पता है किसी को, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, लिख लो, महो पर मीटर। क्या होगा, ओम होता है, ओम का उल्टा होता है महो पर मीटर। इट इज़ द यूनिट फॉर द कंडक्टिविटी। तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करूंगा तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी 10 की पावर 2 से 8 तक के बीच में होती है। कितनी होती है, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8। ये होती है 10 की पावर -8। मैं किसकी बात करूंगा, इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर की क्या होती है, 10 की पावर -8 और 0 से -5 ही होती है। 10 की पावर 0 10 की पावर -5 सेमीकंडक्टर की होती है और इसकी 10 की पावर -8 होती है। यूनिट पता ही है सबको, ओम इनवर्स मीटर पर मीटर या फिर महो पर मीटर। इट इज़ द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है, रेसिस्टिविटी। तो मैं अगर रेसिस्टिविटी निकालना चाहूँगा यहाँ से तो रेसिस्टिविटी कैसे निकाल लूँगा, लिख लीजिए रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। और रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेसिस्टिविटी की जो कंडक्टिविटी होती है इसकी उल्टी ओम पर मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओम। महो का उल्टा ये हो जाएगा। तो ये किसकी हो जाएगी, रेसिस्टिविटी की। अब देखिए रेसिस्टिविटी अगर कंडक्टर की देखूँ मैं, इंसुलेटर की, रेसिस्टिविटी पता है ना, हम पढ़ते थे रेसिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। तो ये टर्म जो होता था इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको ओम में नापते हैं, इसको किस में नापते हैं हम लोग, मीटर। तो ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी रेसिस्टिविटी। एक सेकंड, तो रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है ना कंडक्टिविटी, उल्टा होता है तो ओम इनवर्स, ठीक है। महो इनवर्स, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये तो महो हो जाएगा और पर मीटर इनवर्स ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8। मैंने कहा था कंडक्टिविटी उल्टा होती है रेसिस्टिविटी का। तो ये तो कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, रेसिस्टिविटी इज द 1/, में कंडक्टिविटी। तो इसको मैं 1/, में अगर लिखना चाहूँगा, 1/, में लिखना चाहूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8। इसको 1/, में लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगी, 10 की पावर 0 से 10 की पावर 5 रेसिस्ट। इसको उल्टे में लिखना चाहूँगा तो 10 की पावर 8 ओम मीटर। क्या बोलते हैं इसको, ओम मीटर, ठीक है। कोई डाउट किसी को, ओम मीटर को क्या बोलते हैं हम लोग, सीमन। क्या बोलते हैं, सेमन। अब नेक्स्ट है मेरे पास बॉन्ड का क्वेश्चन। क्या आता है, बॉन्ड का क्वेश्चन। कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का उल्टा होती है, तो आपको या तो ये याद रखो, ये ऑटोमेटिक निकाल लोगे, या फिर ये याद रखो, ये ऑटोमेटिक। लास्ट मेरे पास आता है कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड का कंसेप्ट। कंडक्शन बॉन्ड कौन सा होता है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्टिविटी होती है, इसकी बात करूँगा मैं। और लास्ट कंसेप्ट आता है मेरे पास एनर्जी बॉन्ड का। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अपने पास काम के सिर्फ 3 हैं। ऊपर होता है मेरे पास कंडक्शन बैंड, ठीक है, एक होता है वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड ये और वैलेंस बैंड ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। लेकिन मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँगा तो कंडक्शन बैंड तो यहाँ पर होगा और वैलेंस बैंड कहाँ पर होगा, यहाँ पर। इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई ना कोई क्या रहेगा, एनर्जी गैप रहेगा और ये एनर्जी गैप लेस देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूँगा, इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड यहाँ पर रहेगा
और वैलेंस बैंड यहाँ पर रहेगा। इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप रहेगा, एंड एनर्जी गैप विल बी ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप विल बी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या रहेगा, कम। यहाँ पर एनर्जी गैप क्या रहेगा, कम रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, यहाँ पर क्या रहेगा, ज़्यादा। तो देखिए किसी भी मटेरियल के अंदर या फिर मेटल के अंदर या फिर किसी भी सॉलिड के अंदर कंडक्टिविटी कैसे होती है, हीट की कंडक्टिविटी या फिर करंट की कंडक्टिविटी। यहाँ पर करंट की कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्शन बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप करके, तो जो वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन बैंड के अंदर फ्रीली घूमेंगे तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। तो जितने भी कंडक्टर है अपने पास, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन की बात करूंगा, कॉपर की बात करूंगा, इनके पास वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कंडक्शन बैंड में रहते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, कंडक्टर्स की आउटर सेल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो आसानी से क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कंडक्टिविटी। लेकिन इसकी बात करूंगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी बैंड में, किसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होते हैं वैलेंस बैंड में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और कंडक्टिविटी कब होती है, इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, कंडक्शन बैंड में। तो मैं इसको टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँच जाता है, कंडक्शन बॉन्ड में। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, कंडक्शन बॉन्ड, और अपने स्थान पर क्या छोड़ जाएगा, होल छोड़ जाएगा। क्या छोड़ जाएगा, होल छोड़ जाएगा। तो होल पॉजिटिव चार्ज का काम करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन आ गए कंडक्शन बॉन्ड में, तो आसानी से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाता जाऊंगा, रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा कम होता जाएगा और करंट इसका उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसकी बात करूंगा तो इसमें मैं टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाता जाऊंगा, रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है और करंट इसके अंदर से उतना कम होता जाता है। उल्टा रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। क्वेश्चन क्लियर है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसके अंदर से कम हो जाएगा। लेकिन मैं सेमीकंडक्टर की बात करूंगा तो रेसिस्टेंस बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा जंप करके यहाँ पर पहुँचेंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं मेरे पास। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं मेरे पास, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कम आ गई। रेसिस्टेंस की वैल्यू कम आ गई तो करंट का अमाउंट उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट। एग्जाम्पल इसके लिखना चाहो तो लिख लेना। एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे सिलिकॉन हो गया, क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, और गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। अगर मैं इसको टेम्परेचर बढ़ा भी देता हूँ, इसका टेम्परेचर बढ़ा भी देता हूँ, तो इसका रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा हाई होता है, टेंड्स टू लगभग इनफाइनाइट होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर जा नहीं पाएगा, उससे पहले क्या हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो इंसुलेटर्स अपने पास ऐसे सॉलिड होते हैं जिनका हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने पर ये पिघल जाएंगे, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में नहीं पहुंच पाएगा। और जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाता है तब तक कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, कंडक्शन बैंड में होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो यहाँ से कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ये इनका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा गैप है तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे तो ये पिघल जाते हैं। क्या होते हैं, पिघल। अब यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल आते हैं आपके, वो एग्जाम्पल लिख लो, पेपर में आए हुए हैं कि एनर्जी गैप कितना होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ 2-3। एनर्जी गैप जर्मेनियम का कितना होता है, किसका, गैलियम का, जर्मेनियम का, इनका पूछा हुआ है। तो GE, इसका एनर्जी गैप होता है मेरे पास 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिरमोन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। GaAs कंबाइन होता है गैलियम और आर्सेनिक, इसका होता है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैलियम आर्सेनिक को मिला के हम लोग एक और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाते हैं। PN जंक्शन पढ़ा होगा, NP जंक्शन पढ़ा होगा, इस टाइप से। तो इसका एनर्जी गैप इतना होता है। गैलियम और F2 फ्लोरीन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। गैलियम और F2 कितना होता है, 2.8, मतलब 6 से तो कम ही है। तो हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले जा सकते हैं, इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। कंडक्टिविटी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये दो पूछे जाते हैं। सिलिकॉन का कितना होता है आप लोग याद रखेंगे 1.1 होता है, और जी जर्मेनियम का कितना होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इट इज़ द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के सबसे ज़्यादा होता है डायमंड का एनर्जी गैप। किसका होता है? डायमंड का एनर्जी गैप होता है सबसे ज़्यादा। एंड दैट एनर्जी गैप किसके लिए? डायमंड के लिए मैक्सिमम होता है इज इक्वल टू में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा तो कितना ही हो जाएगा, वो सारे क्या हो जाएंगे? इंसुलेटर हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किसका हो गया? डायमंड का हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपना स्टार्ट होता है यहाँ से सेमीकंडक्टर। किसको पढ़ेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया अपना फोकस किसके ऊपर रहेगा? इस सेमीकंडक्टर के ऊपर रहेगा। किसके ऊपर रहेगा? अब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं और सेमीकंडक्टर होता क्या है रियलिटी में? ठीक है, चलिए अगली हेडिंग डाल लेंगे सेमीकंडक्टर। ये क्लियर होगा सभी को? कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। तो वहाँ से जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको भी बेनिफिशियल हो जाएगा, डाउट्स एक दूसरे के साथ में शेयर भी हो जाएंगे, कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या डालो हेडिंग? सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक तो होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? प्योर, नो डोपिंग। ये क्या होते हैं? इम्प्योर होते हैं। इम्प्योर कैसे हो जाते हैं? इनके अंदर डोपिंग की जाती है। क्या की जाती है? डोपिंग। अब आप कहोगे जी डोपिंग क्या होता है? डोपिंग इज द इंसर्शन ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट इन एनी प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर देखिए क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी? सिलिकॉन की। ये प्योर होते हैं तो मैंने सिलिकॉन ही ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? सिलिकॉन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास? सिलिकॉन। ये सिलिकॉन ले लिया। ये सिलिकॉन के मॉलिक्यूल्स हैं। सिलिकॉन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स किससे पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। तो कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बना सकता है किसी के भी साथ में। तो किसी के साथ में 4 बॉन्ड बना सकता है। तो एक बॉन्ड तो मान लो इधर बना दिया इसने, एक बॉन्ड इधर बना दिया, और एक बॉन्ड इसके साथ में शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, एक बॉन्ड ऐसे। तो जितने भी सिलिकॉन है कितने बना सकते हैं? 4 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 4 बना सकते हैं। ये भी 4 बनाएगा, किसी के साथ में इधर बनाएगा, इधर बना लेगा, ये किसी के साथ में इधर बना लेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास? 4 होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर 4। ये मैं बॉन्ड बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? बॉन्ड, जो शेयर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन किसी भी अदर एटम के साथ में, किसी भी अदर एटम के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर रहा होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4। इसको इसके साथ में शेयर करके बॉन्ड बना लिया। तो ऐसे करके क्या रहे होंगे? इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स 4 रहे होंगे। ठीक है, तो चारों के एक दूसरे के साथ में शेयर करके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बना लेंगे तो अपने पास क्या हो गया? स्टेबिलिटी होल्ड होगी। क्या होगी? स्टेबिलिटी होल्ड होगी। तो सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया एक दूसरे के साथ में, स्टेबिलिटी होल्ड हो गई। तो ये अब कौन सा है अपने पास? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर है। देखिए यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन, एकदम प्योर है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। लेकिन मैं क्या कर देता हूँ? इसके अंदर हम मिलावट करता हूँ। मिलावट को हम बोलते हैं डोपिंग। मिलावट को क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग क्या होता है अपने पास? इंसर्शन। क्या होता है? इंसर्शन। मतलब हम इंसर्शन ऑफ एक्सटर्नल और फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मतलब बाहरी, फॉरेन पार्टिकल इन प्योर क्रिस्टल। ये अपने पास प्योर क्रिस्टल है, इसके अंदर फॉरेन पार्टिकल हम लोग क्या करेंगे? डालेंगे। अब फॉरेन पार्टिकल को 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं अपने पास ट्राईवेलेंट, जिनकी वैलेंसी 3 होती है।
एक होते हैं अपने पास पेंटावेलेंट। क्या होते हैं? पेंटावेलेंट, जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है। जिनकी वैलेंसी 3 होती है उनको ट्राईवेलेंट बोलते हैं, और जिनकी वैलेंसी 5 होती है उनको क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट बोलते हैं। 2 फॉरेन